हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 11 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बल तथा दाब। इसमें फोर्स और प्रेशर के बारे में बताया गया है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे बल और दाब क्या है। जैसे हम किसी लुढ़कती हुई गेंद को देखते हैं तो उसकी जो गति होती है वो एक बार जब हम उसको लुढ़काते हैं तो वो तेज़ होती है, फिर वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम उनके बारे में पता करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देके हमें गति के बारे में एक बताया गया है कि ये आखिर इनमें गति आती कैसे है। ठीक है, तो इन सभी स्थितियों में गेंद की जो गति होती है वो तेज़ या धीमा कर दिया जाता है या उनकी दिशा बदल दी जाती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं जिसकी वजह से इनकी दिशा बदल जाती है उन पर हम ये बल लगाते हैं। तो ये बल होता क्या है, तो ये हम देखेंगे अब। बल अपकर्षण या अभिकर्षण। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को उठाना या फिर खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जो होती हैं बल लगाने से होती हैं। ठीक है, हम उसकी दिशा में भी परिवर्तन जो लाते हैं वो भी एक बल लगाने से लाते हैं। तो आगे यहाँ पे कुछ चीज़ों में दिखाया गया है कि हम किस चीज़ में किस तरह का बल लगाते हैं। कि जैसे मेज़ पर रखी पुस्तक को हम धक्का देते हैं, खींचते हैं, उठाते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो कार्य को व्यक्त कर रहे हैं वो अपकर्षण है या अभिकर्षण है। ठीक है, या वो खिंचाव हो रहा है या दूर जा रहे हैं, दोनों स्थितियाँ ये काफ़ी चीज़ों में यहाँ देखेंगे। तो हमने देखा कि प्रत्येक कार्य में, ठीक है, अभिकर्षण यानी खिंचाव और अपकर्षण यानी धक्का देना। ठीक है, अभिकर्षण यानी अपनी तरफ खींचना, अपकर्षण यानी दूर भेजना। इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञान में किसी वस्तु पर जो लगने वाले अभिकर्षण और अपकर्षण को बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वस्तु पर बल कब लगता है। आगे है अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, जैसे कि एक कार है। यहाँ पे अगर कोई आदमी पीछे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे ये कार चल नहीं रही है लेकिन उसको पुश करने की ज़रूरत है, तो यहाँ खड़े रहने से तो यहाँ पे ये इसको पुश नहीं कर रहा है तो ये कार नहीं चलेगी। लेकिन जैसे इसको पुश किया यहाँ पे ये चलने लगा। इसी प्रकार यहाँ पे जो है यहाँ पे दो बच्चे जो है एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। वैसे यहाँ पे जो है जो दिखाया गया, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को अपोजिट मतलब कि दूसरी तरफ खींच रहे हैं। यहाँ पे जो ये आदमी है इस गाय को खींच रहा है अपनी तरफ और ये दूसरी तरफ, ठीक है, खींच रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो बल है वो दोनों तरह से, एक अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों तरीके से हमें दिख रहे हैं। तो इससे हमें निष्कर्ष निकालते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। आगे है बलों की खोजबीन, यानी कि फोर्स का पता कैसे लगा। ठीक है, तो कोई भी भारी वस्तु, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, कोई भारी वस्तु है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे दो बच्चे क्या कर रहे हैं, इस जो बॉक्स को एक ही दिशा में ढकेल रहे हैं। ठीक है, पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फिर वही बच्चे क्या हो रहे हैं, एक दूसरी दिशा, मतलब एक इस दिशा से और एक इस दिशा से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम रस्साकसी में देखते हैं कि दो तरफ से जो टीम होती है वो अपनी अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं, मतलब दोनों अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बल लगा पाता है वो क्या करता है, वो खेल को जीत जाता है। यानी कि ये उदाहरण हमें ये बताते हैं किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि जब यहाँ पे दो लोग एक साथ बल रहे हैं तो ये दोनों बल जुड़ जा रहे थे और ये बॉक्स पुश होगा। लेकिन जब दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे के लगा रहे हैं तो ये बॉक्स जो है वो पुश नहीं होगा। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल जो है विपरीत दिशा से कार्य कर रहे हैं तो इस पर लगने वाला टोटल कुल नेट बल जो होगा दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि
यहाँ पे रस्से में बराबर बल लगा तो वो एक दूसरे को नहीं खींच पाए थे, लेकिन जिस तरफ एक बल ज़्यादा हो गया वो उस रस्से को खींच ले रहे थे। तो इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। ठीक है, तो यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही हो सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक रबड़ की गेंद ली गई है, इसको एक सीधी दिशा में जब ज़मीन से टकराया जाता है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। किसी एक सरफेस से जाके अगर वो लड़ता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है और उसके बल में भी, जो इसकी गति होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। लेकिन दिशा में परिवर्तन होना एक एंगल बना के होता है, लेकिन जब कोई एक चीज़ सीधी, जैसे कि यहाँ पे गेंद के बारे में बताया गया था, तो यहाँ पे उसकी गति में परिवर्तन सबसे पहले आएगा, यानी वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि कोई भी, जैसे हॉकी में पेनाल्टी किक लेते समय खिलाड़ी जो है गेंद पर बल लगाता है। ठीक है, पहले गेंद विरामावस्था में होती है, यानी इसकी चाल जो होती है वो शून्य होती है। उसके बाद जो होती है बल गेंद को गोले की ओर गति प्रदान करती है। जब उस पर एक बल लगाया जाता है तो वो गोल करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बल जो होते हैं उनकी गति को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि जो है गेंद को जो होता है, जो गोल किया जा रहा है, वहाँ गोलकीपर अगर गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल जो होगी वो शून्य हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदल जाती है, यानी वो धीमी या तेज हो सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसा कि हमने पहले ही बात किया है दिशा के बारे में, तो क्या सिर्फ चाल में परिवर्तन होता है या दिशा में भी? तो यहाँ पे क्या किया गया, एक बॉल लिया गया है। ठीक है, उसे एक समतल सरफेस पे रखा गया है, फिर गेंद को धक्का देकर चलाया गया और उसके आगे एक ज्यामिति बॉक्स का एक पैमाना लेकर उसमें से उसके आगे रखा गया। तो देखा गया कि इसकी दिशा में भी परिवर्तन हुई। ये जो पैमाना है इसमें जब ये टकराया तो इसकी दिशा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम कुछ और उदाहरण से भी देखते हैं। जैसे वॉलीबॉल में खेल में जो होता है कि गेंद को और गतिशील बनाने के लिए वो उसको क्या करता है, उसको ढकेला जाता है। ठीक है, यानी पुश किया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। तो इससे हमें पता चला कि किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा या दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। गति की अवस्था क्या होती है? किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में या गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं, यानी कि शून्य में अगर रुकी हुई है गेंद तो भी वो गति की अवस्था है, और अगर वो चल रही है तो भी वो गति की अवस्था है। ठीक है, तो यह जो अनुभव यहाँ पे बताए गए, हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम एक दीवार है उस पर हम बल लगाते हैं, लेकिन उसकी जो होती है जो गति की अवस्था होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे भारी संदूक पर बल लगाने पर भी गति नहीं करता है। ठीक है, तो कभी कभी जो होते हैं बल लगाने पर वस्तुएं नहीं अपनी गति में मतलब उनके चेंजेस नहीं होते हैं। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, एक प्लेट में गूंथा हुआ आटा रखा गया है, जब इस पर हाथ से दाब लगाए तो इसकी जो होती है आकृति परिवर्तित हो जाती है। एक जो साइकिल की जो गद्दी होती है उस पर बैठने पर उसकी गति परिवर्तित हो जाती है। एक रबड़ को एक कील से करने पर यहाँ पे इसका जो होती आकृति परिवर्तित होती है। और दो किताबों के बीच में एक स्केल रखकर उस पर एक ईंट का पत्थर इस तरह रखा गया है जैसे, तो क्या किया जाता है, इसकी यहाँ पे भी इसकी आकृति परिवर्तित हो गई है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है।
ठीक है। अब जितने भी हमने क्रियाकलाप देखे उसके बाद हमने देखा कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, ठीक है। उसके बाद गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन भी कर सकता है, अगर जैसा कि हमने स्केल के लिए देखा था। उसके बाद गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ सकता है, जैसे हमने गूंथा हुआ आटा देखा। इनमें से कुछ या फिर सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। मतलब बल या तो हो सकता है किसी में कुछ ही पार्ट्स को करे, या किसी में हो सकता है कि पूरी तरह से ये जो होते पूरे रूल वहाँ फॉलो हो, ठीक है। बल जो है इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी वस्तु बिना बल लगाए अपनी गति में नहीं आ सकती है, या फिर अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती, या फिर अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी कि गति, दिशा, आकृति तीनों के लिए बल का लगाना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं संपर्क बल। संपर्क बल में कौन जो है यहाँ पे सबसे पहला पेशीय बल, ठीक है। किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को धक्का देना, या फिर एक बाल्टी को उठाना, ये सब चीज़ों को करने के लिए या फिर किसी रस्सी को खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं। तो यह हमारी जो मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। पेशीय बल में हमने एक और देखा था, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें आहार नाल में जब फूड आगे जा रहा था तो वहाँ पे एक जो थी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही थी, एक फूड को उसी के सहारे जो है अंदर भेजा जा रहा है। आगे है पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों या फिर अन्य कार्यों के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं, जैसे बैल, घोड़े, गधे, ऊंट, ये सब जो होते हैं ये अलग अलग कार्यों के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं। क्योंकि पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियाँ किसी वस्तु के संपर्क में हो, ठीक है। यानी कि इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं, ठीक। यानी कि पेशियों के संपर्क में कोई चीज़ रहेगी तभी पेशीय बल लगता है, यानी कि संपर्क बल होता है, ठीक है। आगे घर्षण। हमने कुछ अपने अनुभव से देखा है कि जब लुढ़कती हुई गेंद जाती है तो वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो वो भी धीरे धीरे रुक जाती है, और कार, स्कूटर के इंजन भी बंद होने पर रुक जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर वस्तुओं पर कोई बल लगता है, जो कि बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी कि ये विरामावस्था में आ जाते हैं। तो इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। यानी कि चलते चलते एक गेंद रुक गई, यानी कि वो घर्षण बल के कारण है, ठीक है। फर्श और गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विरामावस्था में लाता है, ठीक है। घर्षण बल को हम और भी डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। अगर कोई चीज़ इधर को चल रही है तो घर्षण बल जस्ट उसके अपोजिट होता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल सदैव संपर्क बल हो, क्या ये ज़रूरी है। उसके लिए हम देखते हैं असंपर्क बल, इसमें चुंबकीय बल। हम देखते हैं कि जब हम किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों को एक पास ले आते हैं तो वो दूर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसके विपरीत ध्रुवों को एक पास लाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है कोई संपर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है, यानी कि यहाँ पे असंपर्क बल है और ये चुंबकीय बल है, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है क्रियाकलाप में कि एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ ली गई है, ठीक है। दो प्लास्टिक की स्ट्रॉ, एक को यहाँ पे बांध के लटकाया गया और एक यहाँ पे। इस स्ट्रॉ को रगड़ने के बाद जब यहाँ पे मतलब एक जो स्ट्रॉ ली गई है उस पर उसको एक कपड़े पे रगड़ा गया है, एक शीट पे रगड़ दिया गया है। अब ये जो हो गया है स्थिर विद्युत आवेश जो है उपार्जित कर लेते हैं। जब इसको यहाँ इस वाले स्ट्रॉ के पास ले जाया गया तो क्या हुआ, ये स्ट्रॉ अपनी ओर खींच रहा है इसको, ठीक है। तो एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। क्योंकि वो स्ट्रॉ को अपनी ओर खींच रहा है लेकिन वहाँ कोई संपर्क नहीं है, यानी कि वो स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल है। अगला है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल।
जब किसी चीज़ को हम छोड़ते हैं तो क्या होते हैं, वो नीचे गिरती है, जैसे पत्तियाँ फल भी ज़मीन पे नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। ठीक है, गुरुत्व बल जो होता है, जैसे कि नल खोले पानी नीचे उगरता है, नदियों का पानी भी जो होता है नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, ये सभी वस्तुएं चाहे छोटी हो या बड़ी एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है और ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगला है दाब, प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेशर क्या होता है, इसका हम पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को ठोकने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको ठोकने के लिए एक हथौड़े से उस पर मारते हैं। ठीक है, तो जो नुकीले सिर को अगर हम एक नुकीले सिर पे से उसको अगर हम कील को ठोकना चाहें एक मेज़ में, तो क्या वो होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो हमेशा उसके चौड़े वाले सरफेस से आसानी से जाते हैं। ठीक, तो सब्जियों को या फिर किसी सब्जियों को काटने के लिए अगर हम किसी ब्लंट चाकू का यूज़ करें तो उसमें क्या होगा, वो ब्लंट से नहीं, जो उसमें हमेशा वो जो तीखे तरफ के चाकू होते हैं, यानी जिधर पतली धार होती है, उधर से सब्जियां आसानी से कटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उदाहरण हमने लिया कि कील के नुकीले सिरे से आसानी से कील जो होते अंदर जाते हैं। ठीक है, और चौड़े सिरे से नहीं, और इसी तरह से सब्जियों काटने के लिए तीखे चाकू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये बताता है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर लगाए जाते हैं, यानी कि P = F/A। ठीक, यानी प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यहाँ पर केवल उन बलों का पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत, जिस पर जो होता है दाब ज्ञात कर, लंबवत यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कोई एक सरफेस है, यहाँ से हम इसको कर रहे हैं। ठीक, आगे है, इसीलिए जो कूली होते हैं, कोई भी कूली या कोई बोझ उठाता है तो अपने ऊपर एक जो होते कपड़े का एक चौड़ा वो बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो दाब जो होता है कम लगता है शरीर पर। ठीक है, क्षेत्रफल जो है, जितने भी हम अभी बात करें उनका जो भी व्यंजक है वो क्षेत्रफल में, यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो P = F/A है, तो यानी कि ये संख्या जितनी कम होगी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, अगर फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स कम है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है, क्योंकि वहाँ पे एरिया कम हो गया, नुकीले तरफ से एरिया कम हो गया और जो हो गया उस पर प्रेशर ज़्यादा लग गया, इसलिए वो आसानी से मेज में ठोका गया। लेकिन जब हम चौड़े सिरे को जब उसमें ठोकते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी वहाँ प्रेशर ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, आगे है द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। ठीक, यहाँ पे एक जो है एक ट्यूब लिया गया है, दोनों में पानी भरा गया है, दोनों में क्या किया गया है कि एक जो है यहाँ पे जो बलून होती है उसको बांध दिया गया है। तो जैसे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये फूलते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे एक बॉटल ली गई है। ठीक है, बॉटल में यहाँ पे एक ट्यूब लगा कर यहाँ पे भी एक रबड़ लगा देगा, तो देखा जा रहा है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है ये फूल रहा है। तो यहाँ पे इससे ये पता हमें यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है दीवारों पर क्या दाब यहाँ पे डाल रहे हैं या नहीं। इसी प्रकार अगली एक बोतल ली गई है। ठीक है, तो इनको जो है चारों तरफ से यहाँ पे जो है पोर्स बनाए गए, छेद किए गए हैं और चारों एक समान तरफ से हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो क्या करते हैं, फुलाने के बाद उसके मुंह को तुरंत बंद करते हैं, नहीं तो क्या होगा, हवा बाहर चली जाएगी। अगर उसमें कोई छेद होगा तो भी अगर हम गुब्बारा फुलाएंगे तो वो फूलेगा नहीं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि गैस जो होते हैं जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों पर दाब डालते हैं। यही बात तरल के लिए भी होती है। ठीक है, अगला है वायुमंडलीय दाब।
हमारे चारों ओर वायु है और वायु के इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु जो होती है पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली होती और ये जो दाब लगाते हैं इनको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा करें तो इस बेलन में वायु का भार वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे बताइए, एक इकाई क्षेत्रफल लिया गया है, ठीक है। एक इकाई क्षेत्रफल लेने के बाद यहाँ पे एक जो है एक ट्यूब रखी गई है, ठीक है, इसमें एयर है। तो इसमें यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ पे जो वायु का भार होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, ये देखते हैं, ठीक है। एक रबड़ का चूसक लिया गया है जो कि एक रबड़ की तरह यहाँ पे बने होते हैं, कई सारे स्टैंड्स में ये बने रहते हैं जिससे कि ये सरफेस पे आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब दबा के कहीं पकड़ाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसके सारे अंदर की हवा जो होती है इसमें से वो निकल गई रहती है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं कि इनका जो वायुमंडलीय दाब जो होता है वहाँ पर ये जो होते हैं ये उसको पार पा सकते हैं, ठीक है। यानी कि चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, इतना अधिक बल लगाना होगा कि वायुमंडलीय दाब से वहाँ ऊपर हो जाए। यानी कि यहाँ पे जो उसमें से हवा निकल गई वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के बाद उसमें जाके चिपक गए हैं, ठीक है। अब उससे हटाने के लिए हमें वायुमंडलीय दाब से ऊपर का दाब लगाना होगा, तो यानी तभी जाके वो उसको छोड़ेंगे। तो वास्तव में यदि चूसक और पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा, ठीक है। आगे है, यदि एक 15 इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर के स्तंभ में वायु का भार लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान किसी पिंड के बराबर यानी कि 2250 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक। यहाँ पे ये बताए गए। तो इस भार के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते हैं? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है करीब 17वीं शताब्दी में जर्मन के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गोरिक ने एक बर्तन से वायु बाहर निकालकर एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था, इस गोले को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी। तब प्रत्येक अर्धगोले को 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर जो है बल लगा। लेकिन वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमारा आज का जो मेन पॉइंट्स है, बल धक्का देना यानी कि आकर्षित करना या खींचना अभिकर्षित हो सकता है, ठीक है। बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, यानी कि बल एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन या गति की दिशा में परिवर्तन या फिर दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है कि इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में या उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने या संपर्क में आए बगैर लग सकता है, यानी संपर्क बल और असंपर्क बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी P = F/A। द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।